एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो अब वक्त आ गया है कि कार्यक्रम को नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ाएं। वो कार्यक्रम जहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, वो मंच जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाते हुए और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को बचाते हुए किस तरह से प्रदेश को विकास की तरफ लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल, हमने आपको रूबरू कराया कि बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ किस तरह से राइज कर रहा है। जो भी सवाल आपके जहन में थे वो भी हमने मंत्रियों से पूछे और उनके जवाब भी हमें मिले। और जो हमारा अगला सेशन है उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, जो लगातार स्लोगन आपको सुनने को मिल रहा होगा। हमारे अगले सेशन का नाम है गढ़त है नवा छत्तीसगढ़। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर अभिषेक शुक्ला। आप दोनों को ही मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब ये मंच आपके हवाले। सर, मैं स्वागत करना चाहूंगा सीएम सर का कि मंच पर आएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें छत्तीसगढ़ के मुखिया कक्का भूपेश बघेल जी का। सबसे पहले, इससे पहले कि हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक एवी मुख्यमंत्री जी पर हमने बनाई है, तो प्लीज प्ले एवी। एक फिल्म देखते हैं सर, आपकी जो पूरी विकास यात्रा है। जी जी। भूपेश बघेल ये एक नाम नहीं, विराट सामर्थ्य है। करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के आत्मविश्वास, संकल्प और सपनों का सपना जो 17 दिसंबर 2018 को पहली बार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने देखा था। संकल्प जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने दिया। और आत्मविश्वास भूपेश बघेल के बागडोर संभालने के 3.5 साल बाद 2.5 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ वासियों की आंखों में दिखता है। आज छत्तीसगढ़ अपनी सभ्यता, संस्कृति और वैभव को हासिल कर रहा है, लेकिन इस खूबसूरत प्रदेश का सांस्कृतिक वैभव तब और बढ़ता है जब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों से भरी परंपराओं के रंगों में सराबोर नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को अपने जनमत से एक नेता ही नहीं, नायक भी मिला। वो नायक जिसका प्यार छत्तीसगढ़ पर फूल बनकर बरसता है और सूबे की भोली भाली जनता की तकलीफ बढ़ाने वालों पर क्रोध कहर बनकर टूटता है। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जनता के बीच जाकर उनकी परेशानी सुनी और वहीं समाधान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। बीते 75 सालों में सूबे को वो नहीं मिला जो बीते 3.5 सालों में मिला है। सूबे के 9 निहालों को इंग्लिश मीडियम में क्वालिटी एजुकेशन के लिए आत्मानंद स्कूल, गोधन न्याय योजना, नरवा गरबा, घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ की तरक्की में मील का पत्थर है। ये छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर है। आज का छत्तीसगढ़ अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही भविष्य को लेकर आशावान है। भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ समृद्धि, शक्ति और संपन्नता का बुलंद इतिहास लिख रहा है। एक विधायक चुना जाता है, पार्टी अध्यक्ष बनाती है, जिम्मेदारी सौंपती है और बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है सूबे की।
उसके बाद उनको कैंपेन के लिए तमाम प्रदेशों में भेजा जाता है और वो पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में सामने उभरते हैं। प्लीज वेलकम भूपेश बघेल। और ये जो सीरीज है, पिछली पूरी एक समीकरण जो बनती है, आप इसका मूल्यांकन, आप इसका सरलीकरण कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक यात्रा के बारे में आपने चर्चा की, तो इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी ने जब जब मुझे मौका, जो काम दिया, उसको मैंने ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन किया। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, पार्टी से मैंने कभी कोई मांगा नहीं जिम्मेदारी। आज तो आप स्टार कैंपेनर हैं, आप असम में दिखाई पड़ जाते हैं, अभी हमको हिमाचल में दिखेंगे, मैं जहां जहां होता हूं यूपी में भी दिख रहे थे आप, तो एवरीवेयर भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। जब हम लोग युवक कांग्रेस में थे तो झंडा बांधने काम करते थे। विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, ये बड़े नेता होते थे। हम लोग जिंदाबाद नारा लगाते, झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। और वहां से जो यात्रा शुरू हुई, तो फिर दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, फिर जोगी जी के मंत्रिमंडल में रहे, फिर विपक्ष में आए तो उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली, फिर पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया। तो वो जिम्मेदारी अब पार्टी कहते हैं कि भाई इन प्रदेशों में। भूपेश जी बघेल जी, फिर इतना आसान भी नहीं है, जितना आसानी से आपने सब समझा दिया कि पार्टी ने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप सब तरफ से सबको चित करके एकदम सामने खड़े हो जाते दिखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुख्य धारा में बने रहिए और काम करते रहिए। मूल्यांकन ऊपर नेता लोग करते ही हैं और अवसर मिलता ही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वो अवसर मिला और आज जिस मुकाम में पहुंचा हूं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के नेताओं का, सोनिया जी का, राहुल जी का बड़ा योगदान रहा है। यदि वो अवसर नहीं देते तो मैं यहां थोड़ी पहुंचता। राइट। अवसर आपको मिला और आपने कहा कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ूंगा, और गढ़ भी रहे। छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र आप छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, अब तो देश भर में भी कई जगहों पर होती है। क्या आपका छत्तीसगढ़ का मॉडल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में, देश के सामने। उन समस्याओं को आप किस प्रकार से आप उसका निराकरण करते हैं। पूरे देश में जो मवेशी है समस्या बन गई थी, गाय एक समस्या के रूप में आई, मॉब लिंचिंग तक हुआ, लोगों की हत्याएं तक हुई। राइट। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान कहीं ढूंढा गया तो छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया। कॉपी नहीं किया आपने कहीं से? कॉपी क्या, इसका अनुसरण सब प्रदेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, सब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आपने सवाल तो ठीक किया, क्या आपका एक मॉडल है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, लेकिन ये गुजरात विकास मॉडल से किस तरह से फर्क है? गुजरात का भी एक विकास का मॉडल है उनका, तो छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है गुजरात के विकास के मॉडल, क्योंकि आप गुजरात में भी दिखाई देंगे, हिमाचल में भी दिखाई देंगे। जी, गुजरात मॉडल 2014 में बहुत इसकी तेजी से पूरे देश भर में प्रचार किया गया, गुजरात मॉडल, और सब लोग गुजरात मॉडल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दी। 8 साल बीत गया था, लेकिन गुजरात मॉडल टार्च लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलता। लेकिन प्रदेश तो जीतते हैं वो। देखिए, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और मांगते किसी और आधार पे वोट मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आप स्वीकार नहीं करते हैं। गुजरात मॉडल के बारे में कहें तो हमने अभी तक के 8 सालों में क्या देखा? एक नोटबंदी देखा, दूसरा जीएसटी देखा, तीसरा लॉकडाउन देखा, चौथा सड़कों पे किसानों को संघर्ष करते और प्राण गंवाते हुए देखा, और अब जो देख रहे हैं अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं, ठेका में सैनिक। ये संभवतः यही गुजरात मॉडल हो। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूं, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कह सकता हूं।
छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। आज हम चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम यदि कहते हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना करते हैं तो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो जो गौ पालक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यदि लघु वनोपज संग्रहण की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की बात करें तो वनवासियों, आदिवासियों और वहां जो रहने वाले लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, जो लोगों को अधिकार संपन्न के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। दूसरे तरफ गुजरात मॉडल या भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये है कि लोगों के जेब से कैसे पैसा निकालना है, चाहे डीजल के भाव बढ़ा के हो, चाहे पेट्रोल के भाव बढ़ा के हो, चाहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा के हो, चाहे खाद के शार्टेज या उसकी कीमत बढ़ा के हो, चाहे उसके भावनात्मक शोषण करने की बात हो। ये गुजरात का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। मैं इस सवाल पे फिर से लौटूंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछा जाऊंगा। जब चुनाव हुए पिछले, आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की 2 जगह और बनी, लेकिन अब एक जगह है, दिखती है, राजस्थान। आप बाकी जगह से आके कैसे निकल गए? मैंने यही सवाल पूछा था कि बाकी जगह भी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के ही हैं वो भी, लेकिन आपकी चर्चा ज्यादा है। जहां चुनाव होता है आपको स्टार कैंपेन, तो नाउ आप कांग्रेस में एज अ पार्टी में आपका कद, रुतबा, भाई साहब चमक, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं खुद? क्यों आपको स्वीकार करने में क्या, जब आप इतनी चीजें योजना कर रहे हैं? इस बात को तो पार्टी बता पाएगी या वहां के जो प्रदेश के नेता है वो बता पाएंगे या कार्यकर्ता बता पाएंगे। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कैसे अपने आप का आकलन कर सकता हूं? एक बड़ा कारण इसका ये भी है कि बोलते हैं बीजेपी के हथियार ही आप उस पर इस्तेमाल कर देते हैं। जी, बीजेपी का हथियार ही आप इस्तेमाल करते हैं। राम वनगमन की बात कर लें, या कश्मीर फाइल उठा तो आपने कह दिया कि चलो कश्मीर फाइल दिखाते हैं सभी को, या भेंट मुलाकात आमतौर पर विपक्ष पूरे प्रदेश में घूमता है, उसकी जगह आप ही पूरे प्रदेश में इस वक्त दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनके पास तो कोई विचार है ही नहीं। तो कॉपी करने का सवाल नहीं उठता। यदि ग्राम स्वराज्य की बात करें तो गांधी जी का है, भूमि सुधार की बात करें तो विनोबा जी का है, यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो नेहरू जी का है, बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, लोगों का अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, वन अधिनियम की बात करें, पर्यावरण अधिनियम की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की बात है। आप तो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। जितने उद्योग बने उसको बेच रहे हैं। अब तो बैंक का राष्ट्रीयकरण, कल बैंक के सब पदाधिकारी मेरे पास आए थे, बोले अब बैंक का निजीकरण किया जा रहा है। जो 1969 में इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और आम जनता के लिए बैंक के दरवाजा खोल दिए, और उसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया। और अब भारतीय जनता पार्टी वो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, सबके जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश। अब वो सबको आप बेच दे रहे हो, जितने सार्वजनिक उपक्रम बेच दे रहे हैं, बैंक को आप निजीकरण कर दे रहे हैं, तो इसके कारण से जो लोग रहेंगे तो फिर उसमें आरक्षण वो इसलिए कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटकर, कहा ना उन्होंने कि पार्टी कहती है बीजेपी की, वो रेवड़ियां बांट के चुनाव नहीं जीता जा सकता। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो पेंशन स्कीम है जो 2004 से बनती, आपने 2004 की पेंशन बहाल कर दी। झारखंड में होने जा रही है, राजस्थान में तो कांग्रेस शासित है, वहां हो रही है। लाएंगे कहां से अर्थ कहां से लाएंगे? फाइनेंस कैसे आएगा? और आज तक के देश में 2004 के पहले जितने लोगों को पेंशन दे रहे थे कांग्रेस की सरकारें, तो उनको पेंशन मिल तो रहा था ना। अटल जी ने उसको बंद कर दिया। अब सवाल इस बात का, हम तो 60 साल के बाद भी लोगों की चिंता कर रहे हैं, उसको बुढ़ापा ठीक चले, उसके घर के बेटे बहू नाती पोता भी बुजुर्गों का सम्मान करे, तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो, इसकी चिंता हमारी है। ये तो भरी जवानी में इसको भूतपूर्व कर रहे हैं। शादी नहीं हुई साहब, मतलब यह है कि 17 साल से 21 साल का जवान जाएगा, अग्निवीर में भर्ती होगा, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा, शादी कार्ड में छापेगा।
21 साल में वो और नीचे लिखेगा नो पेंशन, नो रैंक, नो पेंशन। बहरहाल आप इसको ऐसे रख सकते हो, पर उनको समीकरण वो ऐसे रखते हैं कि 21 साल की उम्र में 12 लाख रुपए। एक शादी करेगा, रिसेप्शन देगा, 12 लाख तो समाप्त हो गया सब। फिर उसके बाद क्या? आपने अभी कहा जी कि बीजेपी का कोई विचार नहीं। कहां है बताइए? वो कहते हैं आपका विचार है और आप तुष्टीकरण करते हैं। हमारे विचार हैं। देखिए, हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम तो भारतवर्ष के जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करने वाले लोग हैं। आप देखिए अहिंसा की बात, अहिंसा कोई महात्मा गांधी ने नहीं कही, महात्मा भगवान बुद्ध ने कही। अनेकांतवाद कोई गांधी जी का दर्शन नहीं है, ये दर्शन महावीर का है। सभी किसी भी पंथ से, किसी भी तंत्र से आप प्रार्थना करिए, एक ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये गांधी जी ने नहीं कहा, इसको कहने वाले कौन है? परंपरा। स्वामी विवेकानंद और उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो ये परंपराएं हैं। 2500 साल पहले जिन बातों को बुद्ध ने, महावीर ने, और आज 300-400 साल पहले जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी जो बात कही है, उसका कोई प्रतिनिधित्व करता है तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी हमारे आइडियोलॉजी है। और वो यदि दर्शन, यदि आपको तुष्टीकरण लगता है तो हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन यही भारत की परंपरा है। और फिर आप यदि भारत की उस परंपरा को नहीं मानते जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, भाषी, बोली, संस्कृति को सबको सहेज के नहीं रखेंगे, तो आज श्रीलंका में क्या स्थिति हुआ? वहां केवल सिंहली चलेगा, यही बात आपने कही ना। वहां जो गैर सिंहली है वो नहीं चलेगा, उसमें मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें हिंदू है, उसमें तमिलनाडु के लोग हैं। सबको आपने दबाया, कुचला, मारा, पीटा। वहां वन ऑफ द रीजन है। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज क्या स्थिति है? जो गोटबाया उनका हीरो था, जिसके पीछे भागते थे, अब लोग को देख के भाग गए, अब वो दुनिया में जगह खोज रहा है। तो आप क्या देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो वही कह रहे हैं ना कि रेवड़ियां मत बांटिए, फ्रीबीज। हाँ, तो कहां हम रेवड़ी बांट रहे हैं? अधिकार संपन्न बनाने, पिछले सरकार में रेवड़ी बांटने का काम होता था। जैसे मोबाइल बांटने का, देखो आवाज आ गई। जूता चप्पल बांटने का, टिफिन डब्बा बांटने का, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो मेहनत है उसका सम्मान कर रहे हैं। जैसे किसान यदि मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, दिन रात, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसकी मेहनत की कीमत मिलना चाहिए। और इसे देश में सबसे ज्यादा कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 2500 रुपए क्विंटल धान, और गन्ना 355 रुपए क्विंटल। ये कहीं नहीं मिल रहा है। आपने तो गोबर तक भी वो कर दिया। हाँ, तो गोबर भी मेहनत से ही बीना जाएगा भाई। गोबर उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले यहां पे विपक्ष के नेता बैठे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि गोबर तब बह गया जून के महीने में, गोबर गर्मी में बह गया, गोबर गर्मी में बह गया। उन्होंने कहा गर्मी में सूखता है, बहता नहीं है। पानी में बहेगा भाई, गर्मी में सूखेगा। राम को लेकर भी आप बोलते हैं बीजेपी के राम अलग है, हमारे राम अलग है। बिल्कुल अलग है साहब। ये कैसे हो सकता है? राम तो एक ही है, सबके हैं। अलग अलग, हर व्यक्ति का राम अलग है। एक राम तो दशरथ का बेटा, वो कबीर का है। कबीर का है ना, कबीर का अलग राम है, तुलसी का अलग राम है, किसान का अलग राम है, मजदूर का अलग राम है। बघेल साहब का राम कौन है? मेरे राम तो वो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है वो। हमारा तो रिश्ता था। और जब मैं भगवान राम के, मैं सोचा था अपने भांजा के गांव जा रहा हूं, वहां के मुख्यमंत्री तो मुझे गिरफ्तार कर लिए, एयरपोर्ट में जमीन में बिठा दिए थे। मैं अपने भांजा राम से मिलने जा रहा था।
जब इतना सब क्लियर है, इतना सरल है, इतने फोकस्ड है, तो हार क्यों रहे हैं बाकी जगह कांग्रेस? देखिए, ये तो क्या है कि बुखार जब चढ़ता है ना तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। जब बुखार उतरता है ना तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। आज हिटलर को जर्मनी में कोई याद नहीं करना चाहता, जर्मनी के लोग। आज श्रीलंका में गोडबाया को कोई याद करना नहीं चाहता। इस बात को समझ लीजिए। और यही कह रहा हूं, हमारा जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है, जो बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महावीर, रामकृष्ण परमहंस से चली हुई परंपरा है। ये परंपरागत राष्ट्रवाद है हमारा, कांग्रेस का। इनका राष्ट्रवाद है वो मुसोलिनी का, हिटलर का राष्ट्रवाद है, जो बीएस मुंजे लेकर आए थे, बैंड और टोपी। और उन्होंने कहा कि अब ये शब्द जो है शब्दावलियां हटा दी है उन्होंने, तानाशाह, ये आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सदन के अंदर है भाई, यहां थोड़ी हमारे लिए थोड़ी इशारा तो आप कर ही रहे हैं ना। एक सदन की अपनी मर्यादा होती है, उसके अलग शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली अलग है। जो आप अधिकारी जो आदेश निकालते हैं उसको पढ़ेंगे तो आधी जनता समझेगी नहीं। जिसकी चर्चा अक्सर एक चीज होती है आजकल छत्तीसगढ़ में, और आप भेंट मुलाकात के दौरान भी हमने देखा था, आत्मानंद या इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह डिमांड भी हो रही है। कैसे ये दिमाग में आया और क्या लग रहा है आपको, क्या फ्यूचर होगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, शिक्षा के प्रति रुझान तो सब लोगों का रहा है। समाज के बीच में जब भी चर्चा में हम लोग बैठते थे तो सब चाहते थे कि मेरा बेटा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, लेकिन मन महसूस के रह जाते थे क्योंकि उनका जो जेब है वो परमिशन नहीं देता था कि मैं अपने बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं, उसका फीस दे सकूं, उसको यूनिफॉर्म का पैसा खर्चा कर सकूं, उसको बस का खर्चा दे सकूं। वो मन महसूस के रह जाता था। लेकिन एक बात मैंने अपने अधिकारियों से कहा, इसमें कोरोना काल के कारण से क्या है कि बाहर घूमना कम हुआ, बंगले में रहे, मीटिंग ज्यादा हुई। तो मीटिंग के दौरान जब मीटिंग समाप्त हो गई तो अधिकारियों के साथ चाय पीते बैठे रहे। तो मैंने अधिकारियों से कहा एक बात कि 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, अब तो 22 साल हो गए, मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कि एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए जिसमें आप अपने परिवार के लोगों का इलाज करा सको। क्या बात। दूसरा एक स्कूल भी आपने नहीं बना पाया जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया और यहीं से रायपुर से शुरुआत हमने की। 3 स्कूल बनाए, फिर 52 स्कूल बनाए, फिर ये विधायक लोग बैठे, उसकी इतनी डिमांड आई कि 171 हो गया साहब। उसके बाद वो क्लासेस में जो सीट थी 40 से बढ़ा के 50 हमने कर दिया, फिर भी डिमांड बढ़ी थी, साल 76 और डिक्लेयर कर दे। अभी जितने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूं वहां सारे बस्तर में, सुकमा विधानसभा कहें, बीजापुर कहें, दूरस्थ अंचल में, जो बलरामपुर चल दीजिए, जसपुर चल दीजिए, सब ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही मांग कि हमको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। दो चीजों प्रदेशों की बड़ी चर्चा होती है एजुकेशन पर, एक दिल्ली के स्कूल्स की, दूसरे छत्तीसगढ़ के स्कूल्स के। आप बेटर मानते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल सिस्टम है उससे बेटर है छत्तीसगढ़ का स्कूल? बिल्कुल हमारा बेटर है। आम आदमी पार्टी के स्कूल से बेटर है? बिल्कुल सही बात है। यदि दिल्ली सरकार एक नया स्कूल बनाया हो तो बता दें मुझे। यदि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम सुधारा है तो एक नया स्कूल बनाया हो दिल्ली में, वो बता दें। और हमारे छत्तीसगढ़ में हम बता देते हैं कितने स्कूल बनाए। केंद्रीय मंत्रियों का भी अभी लगातार दौरा हो रहा है, वो भी आपके टारगेट पे रहते हैं। आप सांसदों को भी बोलते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को भी बोलते आते हैं, खाली घूम कर चले जाते हैं, जबकि केंद्र का मानना है कि एक साथ कई मंत्रियों को हर महीने लगभग उतार रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या चुनाव के दृष्टिकोण से? मैं तो सबके टारगेट में रहता हूं अभिषेक जी। केंद्रीय मंत्री के विशेषकर टारगेट में हूं, भाजपा के विशेषकर टारगेट में हूं, और वो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते भी हैं। सांसद भी आए, विधायक भी आए, उनके राज्य के अधिकारी लोग भी आए और देख देख के गए हैं। और एक मंत्री 4 दिन रह के गए अभी एक ही जिले में। लेकिन दबी जुबान सब स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ। बहुत जल्द चुनाव में भी जाने आप, तैयारियां तो आपने पहले शुरू कर दी है, लेकिन एक और नई पार्टी इस वक्त थोड़ा उथल पुथल मचाने के मूड में दिख रही, आप पार्टी को लेकर। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस तरीके का भविष्य? क्योंकि एक जोगी कांग्रेस थी, वो फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपने बची खुची सीट भी ले ली होंगी। आपको दिखाई दे रहा है क्या इस वक्त? आप बताइए, आपका क्या समीकरण, आप क्या नहीं,
जोगी कांग्रेस का तो समझ आता है और खुद भी बोलते हैं कि अब वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के बारे में आप बात करें वो दिखाई देता है कहीं पे? तो यही जब बात जब दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी चर्चा क्यों? यही बात वो उत्तराखंड में कह रहे थे, लेकिन फायदा उसका बीजेपी को मिल जाता है। हाँ, तो उसकी बी टीम तो है ही है। वो वहां जहां जाते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, गोवा जाएंगे, अभी गुजरात जाएंगे, उत्तराखंड गए, है ना जी। तो वो वहां जाते हैं जहां भाजपा को नुकसान ना हो, कांग्रेस को नुकसान हो, वो वहीं जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं जाते हैं। भूपेश बघेल जी, आपको भाजपा के एक चेहरे को लेकर भी आप अक्सर सवाल उठाते हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं जी, है जी, कैसे बोलते हैं आप? किसको? रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं, उसको बोलते हैं चेहरे कैसे नहीं है? हैं, लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की। लेकिन कांग्रेस में ये मानते हैं। आज 10 जनपद के आप बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं, आपकी बात लोग तो बड़ी वजनदार मानते हैं, लोग वजनदार कहते हैं। इन 3.5 साल में आपकी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी एक सामने है। लोगों ने कहा कि जो अलग करती है बाकी लोगों से भूपेश बघेल को, वो कोई एक चीज तो होगी, या डिलीवरी के, या डिलीवरेंस है, या तो नीतियां हैं, या बात है, कहने की स्टाइल है, या क्या है? क्यों सबसे अलग कर रही है चीज भूपेश बघेल को? बार बार आप ये सवाल मेरे बारे में मुझसे ही सवाल पूछते हैं, ये सबसे कठिन सवाल है। ये सवाल सामने बैठे हुए लोगों से पूछते तो ज्यादा बेहतर जवाब देते। मैं अपने बारे में अपना क्या आकलन करूंगा? दूसरे से अलग मैं कैसे हूं, मैं कैसे बता सकता हूं? मैं भी जनसाधारण जैसा ही हूं। जो आम छत्तीसगढ़िया है उसी प्रकार से मैं भी एक छत्तीसगढ़िया हूं। विपक्ष को इससे भी आपत्ति है, लेकिन कि छत्तीसगढ़ियावाद को आप बढ़ाते हैं, या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आप कभी गेड़ी चढ़ते हैं, कभी गुलाटी मारते हैं। अब जो आता है वही मैं करूंगा भाई। मुझे हल चलाना आता है, मुझे गाय दूना भी आता है। वो सब काम गांव में मैंने सीखा है। खेती किसानी करता था, कभी ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं है तो ट्रैक्टर भी चला लेता था, कभी नौकर नहीं आया तो हल भी चला लेता था, कभी दूध दोहने वाला नहीं आया तो दूध भी दूह लेता था। तो वो तो गांव में होती है सब व्यवस्थाएं, और वो सब चीज सबको आता है, तो मैं भी सीख लिया। तो उसमें उसको तकलीफ क्या है? मैं इसलिए नहीं सीखा हूं कि मैं एक समय होगा जब मैं राजनीति में जाऊंगा और मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मैंने नहीं सीखा। वो स्वाभाविक रूप से हम सीखे हैं, गांव के रहने वाले हो, जब जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हो गए, मैं थोड़ा सवाल नीचे कर देता हूं। चलो ठीक है। बहुत सारे, एक ही सवाल दबा दंदना और जवाब देने वाला एक ही आदमी, क्या ये अच्छा नहीं? 2 लोग बैठे हैं जी। जब खाली होते हैं भूपेश बघेल जी, तो क्या होते हैं? जब बिल्कुल कोई शांत एकदम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, किस पर? नहीं जी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। आजकल की, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? बहुत सारे। अभी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था। फिल्म भी देख लेते हैं कभी? बहुत देखता हूं, लेकिन नई हीरोइन की पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। क्या बात है, वाह! फिल्म तो देखना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर, सीखने को मिलता है। एक थीम है जी, डायरेक्टर या अब तो आपके मंत्री भी फिल्म में जा रहे हैं। जी, मंत्री भी आपकी फिल्मों में एक गए हैं, अभी चर्चा इनकी भी थी। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म में रहे हैं, राजनीति में भी रहे हैं। तो कुछ गुनगुनाते हैं आप? कभी कभी कोई गाना वाना भी गुनगुनाते हैं? एक आध कोई गा दे तो मैं साथ दे दूं। अच्छा, अरे वाह, आइए आप, आइए, है वहां। प्लीज कम, आइए। अरे वाह, आई एम कॉलिंग यू। आरू आजा, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। जोरदार तालियों से स्वागत करें आरू का। आइए। हाँ, आप बेटा आ जाओ, प्लीज कम, आइए। आरू कौन सा गाना गाएंगे? आप गाइए सर। नहीं, आपका साथ दे दूंगा। कौन सा गाना है? अच्छा चलो, हाँ चल। ये चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गुंडली करता सेना,
ये देतुरा पर दुधिया, होटल में भजिया, धड़काते ना। ये चनाकेदार राजा, चनाकेदार रानी, चनाकेदार गोंदली झड़काते वो। ये टूरा है पर बुधिया, होटल में भजिया। नवा सड़किया रेंगेले मैना है, रेंगेले मैना। आजकल के अवैया लगाए महीना, हो चनाकेदार, हो चनाकेदार राजा, चनाकेदार रानी, चनाकेदार गोंदली झड़काते। ये टूरा है पर बुधिया, होटल में भजिया झड़काते। धन्यवाद, बधाई बधाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। तो सर कभी कभी अब ये मत कहिएगा कि गाना राजनीति के लिए मैंने सीखा है। नहीं 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 नहीं, गाना आपने वो एक्सटेम्पोर आपने बुलाया, कौन सा गाना गाना है मुझे मान दे दिया। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मैं चाहता था कि वो कोई फोक सॉन्ग ही सुनाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मंत्री जी अर्पा पैरी की धार भी बढ़िया गुनगुनाते हैं अरे नहीं हो गया। और गेड़ी पे थिरकते भी बहुत अच्छे हैं। वैसे सभी ने इस चीज को देखा भी है यहाँ पर। तो हालांकि जो आपका सम्मान, जो आपके स्वागत फॉलो अप था, उसके साथ भी कई बार आप थिरके हैं राउत नाच में। जहां भी जाते हैं आपके पैर तो थिरकते ही हैं। वो भी हम चाहेंगे कि बस पहुंच ही रहे यहाँ पर और थोड़ा सा आपके साथ रहेंगे। क्या बात है, वो तो पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं, ऐसा कौन है? सरसों फूले घावा घम और सी फूले सफेद रे, और बालकपन में क्यों रे भैया जवानी हो गए भेद जियत रे नाम कमाले भूपेश मंत्री सरकार, प्रेम प्यार के नाता जोड़ के हो। एक दिन पंछी उड़ा जाई भूपेश सरकार, हाड़ मासला छोड़ के हो। कावा गोटिया गायम लड़ाई भैया और मैडम लड़ाई किसान। राजनीति में भूपेश बघेल लड़ाई भैया जीव रहा है जाए। एक नेता नेता कहे भैया, नेता गुणों के खान रहे। नेता हवे भूपेश बघेल भैया की धर्मे ध्वजा फहराए। जोगी के टिकुलवा भैया यहीरा के आशीष हो। खाओ पियो तुम दिल से ठाकुर जिगजी हो लाख बरिस हो। अरे हो राम हो, अरे औल कथे कुछ कहीं भैया, एक कथे अंबर हो। ये इसने मुख्यमंत्री नो है, ये पूरा भारत के है एक नंबर हो। मैंने 3 बार सवाल पूछा था और तीनों बार मुख्यमंत्री ने कहा था जवाब मुझसे मत लीजिए, किसी और से लीजिए, और मुझे लगा इससे अच्छा जवाब नहीं मिल सकता था। थैंक यू सो मच। और ये बात सच है कि जब सवाल जवाब का दौर चल रहा था तो मुझे लगा कि दोनों तरफ से सवाल, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। और पानी जो बारिश हो रही थी वो खत्म हो गई, सवालों का दौर फिर से शुरू होगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत बस। अब सवाल ये है कि इस देश में चुनाव तो खत्म होते नहीं, प्रजातंत्र है तब तक के चुनाव जो है जी, ऑफ कोर्स, और वो हमारी ताकत है। तो चुनाव तो होने वाले हैं, लड़ेंगे कैसे? वो तो कहते हैं उनके पास अभी जब यहां आएंगे तो राम मंदिर भी दिखाएंगे, उनके पास और तमाम सारे ज्ञान व्यापी वाला राम मंदिर, उनके पास कार्ड में दिखाने के लिए कि भाई ये हो रहा, तुष्टीकरण हो रही है। तो हमारे पास हनुमान। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ चीजें और नहीं बताया आपने। वो उनके साथ और भी टीमें आएगी, जिसमें आईटी की टीम है, ईडी की टीम है, डीआरआई की टीम है, सीबीआई की टीम है, और सुनते हैं ईवीएम भी है। नहीं ईवीएम तो आप देखिए आप जब आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो ईवीएम कैसे कह सकते हैं आप? ईवीएम भी है ऐसा सुनते हैं।
वो भी डाउट। लेकिन सच ऑन अ वेरी हैं। सीरियस नोट, वो ये इश्यूज हैं जो पूरा देश इस समय देख रहा है और सारे लोग जान रहे हैं, तो कैसे एज अ स्टार कैंपेनर हैं आप पूरी भाई आज ये मोबाइल सब हैक हो रहा है, आपके फेसबुक हैक हो रहा है, सारी चीज हैक हो रहा है, कोई चीज बचा है? वो भी मशीन है, क्यों नहीं हैक हो सकता है? मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा, तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। आप उन मुद्दों से कैसे फाइट करेंगे किनसे? जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है? वो वहां की चिंता अलग बात है। नहीं, यहां पे तो चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करिए कि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जो काम किए हैं उसके पास, आपके पास क्या मुद्दे हैं? आपके पास किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आदिवासी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, गरीबों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ गाय भी उनके मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो है, राम वनगमन पर्यटन पथ हमने बना दिया, 15 साल की सरकार थी, एक ईंट तक नहीं रखे, उनके पास वो मुद्दाहीन है। भाजपा जब पिछली बार हारी थी तो बोलती मैनिफेस्टो की वजह से हार गई। आप लोगों का जो मैनिफेस्टो बड़ा मस्त था, और कितने आपको लगता है वादा पूरे हो गए उसमें? वो भी एक चर्चा रहती है। करीब 80% के आसपास वादे हमने पूरे कर दिए। कौन कौन से आपको प्रमुख जिनको लगता है? प्रमुख रूप से देखिए, हमने ऋण माफी कहा था, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात कही थी हमने। बिजली विभाग की बात कहें, 35 किलो चावल हर परिवार को देने की बात कहें, लघु अनुपज खरीदी 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी। फिर पूरे देश में पहली बार हुआ कि जो जमीन अधिग्रहण किया गया था उसे वापस करने के बाद वो काम भी हमने किया। तो ऐसे वादे, शहर में भी जो वादे हम लोग किए थे, छोटे भूखंडों की बिक्री में खोलने की बात है, ये सब वादे हमने किए थे, वो सब चीज हमने पूरी किए। उसके अलावा जो काम किए हैं, गोबर खरीदने का वादा हमने नहीं किया था, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हमने नहीं की थी, हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना की बात नहीं की थी, मेडिकल मोबाइल यूनिट की बात नहीं की थी। वो सारी चीजें हम कर रहे हैं जो लोगों को मिल रहा है। एक स्टेटमेंट आपने दिया, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल घर तोड़ने के लिए किया जाता है, छत्तीसगढ़ में राहुल की जान बचाने के लिए किया जाता है। सही बात है, आप किसी घर तबाह करने के लिए, हम किसी घर बचाने के लिए। आग तो आग है साहब, आप उसके किसी घर का आग लगा दीजिए, किसी घर में उजाला कर लीजिए। बुलडोजर तो बुलडोजर है, वो तो चलेगा। अब वो सवाल इस बात का है कि राहुल साहू की जान उसकी बचा लो उसी बुलडोजर से, या किसी घर को तबाह कर दो, वो तो आपके हाथ में। लेकिन कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जवाब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। देखो, इस संविधान ने सारी व्यवस्थाएं की है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, और किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण हमको नहीं करना चाहिए। आप कैसे जज बन सकते हैं? कोई विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो जज कैसे बन सकता है, फैसले कैसे कर सकता है? वो तो न्यायपालिका करना है, और बिना न्यायपालिका फैसले का आप किसी के मकान कैसे तोड़ देंगे? आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उसमें कार्रवाई कर दीजिए, दूसरे सामने वाले सुनने का अवसर, उसको अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। बिना अवसर दिए आप फैसला कर देंगे, ये तो तानाशाही है ना। ये तुष्टीकरण है। आप एक वर्ग तुष्ट कर रहे हैं, उसको अपने तरफ खींचने के लिए। आप किसी, मैं तिवारी के घर को तबाह कर दूं तो शुक्ला जी खुश हो जाएंगे, सिंह साहब खुश हो जाएंगे, इसलिए उसका घर तबाह कर दूंगा। यू आर सेइंग कि ये हिंदू तुष्टीकरण है? बिल्कुल नहीं, तो क्या है? ये हिंदू तुष्टीकरण। हाँ, यू आर सेइंग दैट दिस इज हिंदू तुष्टीकरण। तुष्टीकरण। उदयपुर आप एक, हाँ, उदयपुर में घटना जो हुई थी, उदयपुर के घटना ही पूरा प्रायोजित लग रहा है, क्योंकि जो मरा, जिसकी हत्या हुई, वो भारतीय जनता पार्टी का, जो मारा वो भारतीय जनता पार्टी का, जो उकसाने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का। तो प्रायोजित नीति क्या है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने भी कहा, ये पत्थरबाजी जो हो रहा है, ये पेमेंट सीट वाले हैं, पेड वर्कर है। इसका जवाब नहीं दिया। पूरे देश में ये लोग बंद कराए, छत्तीसगढ़ में बंद कराए, उदयपुर की घटना को लेकर सबने बंद किया दुकानें। वो हत्याएं, बर्बर हत्याएं, ये सभ्य समाज कभी इजाजत नहीं देती इस प्रकार से कोई गलत गिरफ्त के हत्या कर दे। ये सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है हत्या करने वाला, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों है? वो तो सब जुडिस है, तो सब जुडिस है, तहकीकात। अब सब जुडिस हो गया साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ फोटो है, उसकी सदस्यता रसीद है, वो सब जुडिस कैसे हो जाएगा? उसमें बंद कराने समय सब जुडिस नहीं था।
रायपुर में जब गली गली घूम के बंद करा रहे थे तब मामला सब जुडिस नहीं था। अब जब उसकी सदस्यता की बात आई तो सब जुडिस हो गया। ये कैसा? वो कहते हैं कि एक पॉपुलर लीडर है, उसके साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं, वो भी खिंचवा सकते हैं। तो मेंबरशिप की रसीद कैसे हो सकता है? वो भी पॉपुलर लीडर की बात। तो आखिर देखो, ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। जब जब भी ऐसा मौका आता है तो लोगों की भावनाओं के साथ, मैं शुरू में बोला कांग्रेस जो है लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लोगों को जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो शक करती है, खींचती है पैसा, पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद की कीमत बढ़ा के, उसी प्रकार से भावनात्मक शोषण करके ये सरकार बनाती है। एक बड़ा मुद्दा जो हमेशा चर्चा में रहता है, जिसमें आप लोगों को काफी नुकसान हुआ था, झीरम का। झीरम की जांच को लेकर अभी भी सब इंतजार कर रहे हैं, वो बार बार अटक जाती है। सीधी बात है कि झीरम की जांच को कौन प्रभावित कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए उसके अधीन में, वो जांच कर नहीं रही है। हम मांग रहे हैं, वो जांच हमको दे नहीं रहे, केस को हमको वापस नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा होकर बोलते हैं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? उसकी सरकार खड़ी हो जाती है। दूसरा एफआईआर करो तो उसमें सरकार उसके वकील खड़े हो जाते हैं, इसमें नहीं होना चाहिए। आखिर क्या बात है कि झीरम घाटी में जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, वो तथ्य देश के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि पूरे दुनिया में पहली घटना है जिसमें राजनेताओं को नरसंहार हुआ था। वो तथ्य जनता के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रोकती क्यों है? सवाल तो इस बात का है। तो आप सरकार में है? ये नहीं है, मेरे अधीन नहीं है ना, राज्य सरकार के, भारत सरकार के अधीन में है। जांच तो वो कर रही थी, अब वो जांच कंप्लीट कर ली तो हमने कहा उसको भाई तुम्हारी जांच में कुछ हुआ नहीं, निकला नहीं, है ना। जो वहां थे एसी ठाकुर वहां उस झीरम घाटी में थे, वहां उसके शरीर में अभी भी नक्सलियों के चलाए हुए गोली और उसके छर्रे उसके शरीर में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां झीरम घाटी में थे, लेकिन आज तक इन लोगों से पूछा तक नहीं एनआईए ने। यदि कोई घटना घटती है और जो चश्मदीद गवाह है जो घटना स्थल में था, ये इनके जांग में गोली लगी, सुरेंद्र शर्मा जी उस गाड़ी में थे, पीछे की सीट में बैठे थे, वो जैसे वो बीच वाले सीट में आने की कोशिश कर रहे थे, उसी में गोली चली, उसकी जांग को आर पार छेद दिया। गोली खाए हुए व्यक्ति सामने बैठे हैं। कितने लोगों से एनआईए ने पूछताछ की? मतलब कोई घटना घटती, साधारण थानेदार भी, थाना क्षेत्र में कोई घटना घटती, थानेदार जो दोनों पक्ष सुनते हैं, वहां जो घटना में स्थल में रहते हैं उनसे उनकी सूचीबद्ध करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि घटना किस प्रकार से घटी। यहां तो जो प्रभावित हैं उनसे तक, अभी हमारा राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, वो भी उस घटना में थी, आज तक एनआईए उसे पूछताछ तक नहीं की है। 2013 घटना, 2022 9 साल बीत गए, लेकिन आप जो घटना स्थल में थे उनसे पूछताछ नहीं की, तो निष्कर्ष हम कैसे पहुंचेंगे? इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी ने धमतरी में कहा था 15 दिन के अंदर में जो अपराधी है वो जेल के शिक्षकों के पीछे रहेगा। अब 15 दिन तो आप बोल दिए साहब, 9 साल बीत गए, कहां है ये? नहीं, इतनी बड़ी एजेंसी है। पुलवामा में तो वो जवान हमारे शहीद हुए, वो 350 किलो आरडीएक्स आया कहां से, वो भी नहीं बता पाई साहब। यही कहते हैं वो कि आप देशभक्ति पे, राष्ट्रवाद पे सवाल खड़ा करते हैं। लो भला, हमारे जवान शहीद हो गया, जवानों की जान चली जाए और सवाल भी न करें। वो जवान हमारे भी हैं, सबके हैं, देश के हैं, बिल्कुल, नो डाउट, है ना जी। और उसके एक जवान तैयार करने में देश के कितना खर्च होता है, और उसकी जान चली जाए, उसकी भरपाई कभी हो सकता है? नहीं, नेवर। और उसकी जान ऐसी चली जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ना। जी मुख्यमंत्री जी, हाँ जी। एक जहां भी कहीं आप जाते हैं,
एक डायलॉग की बड़ी उम्मीद सभी को होती है। मैं चाहूंगा कि आखिरी में वो डायलॉग आप जरूर बोले, और मेरे ख्याल से आप सभी सुनना भी चाहते हैं। भैया जी कहीं, अरे नहीं कौन सा वाला डायलॉग भाई? भैया जी कहीं, काका जी कहीं, भैया जी भैया जी कहीं, भैया जी कहीं नहीं, आपका डायलॉग सब सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में अगस्त में। आइए और हफ्ता 2 हफ्ता बिल्कुल आइए, करूंगा। काका अभी जिंदा है। ये अच्छा था, एक बार खड़े होके कहिए, ये तो बहुत ही बढ़िया था। प्लीज प्लीज मैं बोलता हूं अपना डायलॉग, आप अपना डायलॉग चलो बोलिए। तो भैया जी कहीं में मैं आना चाहता हूं और बहुत जल्द आपके बीच में 20 दिन भैया जी कहीं होगा। काका अभी जिंदा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि यहाँ धन्यवाद नीचे प्रतीक बताएं। जी, और धन्यवाद सर, अभिषेक। 2 मिनट। और मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब एक सरप्राइज है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब प्रतीक जी आप मुख्यमंत्री जी को स्थान ग्रहण करवाइए। एक सरप्राइज है मुख्यमंत्री जी के लिए, थोड़ा और मुख्यमंत्री जी को हमें हमारे साथ देना होगा। बिल्कुल, और अब हम एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं जिनकी कला किसी जादू से कम नहीं। इन्होंने अपनी कला से विदेशों में भी तारीफ बटोरी है। ये रंगों की जादूगरी करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों को इन्होंने अपने कैनवस पर उतारा है। बिल्कुल, ये बेंगलोर से आते हैं